बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This is thermodynamics 2, lecture number 2. The topic is flow through nozzles. What is a nozzle? Nozzle is a duct of smoothly varying cross-sectional area in which a steadily flowing fluid can be made to accelerate by a pressure drop along the duct. यानी नोजल जो है एक ऐसा स्मूथली वेरिएंग डक्ट होता है, स्मूथली वेरिएंग क्रॉस सेक्शनल एरिया का डक्ट होता है जिसमें से कोई भी एक फ्लूइड फ्लो इस तरह से फ्लो करता है कि उसका प्रेशर ड्रॉप होता है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। यानी अगर मैं एक स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करूं, मसलन इस तरह से एक नोजल है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है, इनलेट पे एरिया ज्यादा है और एग्जिट पे एरिया कम है। एज एन एग्जांपल, इनलेट पे जो प्रेशर होगा सपोज दैट इज प्रेशर P1 और आउटलेट पे जो प्रेशर होगा सपोज प्रेशर P2, तो प्रेशर डिक्रीज होगा, मींस P1 विल बी ग्रेटर देन P2। इसी तरह जो फ्लूइड की वेलोसिटी इनलेट पे होगी सपोज आई कॉल इट C1 और जो आउटलेट पे वेलोसिटी होगी सपोज इट इज C2, वेलोसिटी इंक्रीज होगी यानी फ्लूइड एक्सेलरेट होगा नोजल में से पास करते हुए। सो वेलोसिटी C1 विल बी लेस देन C2। इन फैक्ट C2 इज मच हायर देन C1। नोजल्स की एप्लीकेशंस क्या हैं? Some common applications are in steam turbine and gas turbines, in jet engines, rocket motors, as well as flow measuring devices. These are few important applications. Next, diffuser. Diffuser is actually opposite of nozzle. जो नोजल का फंक्शन है डिफ्यूजर का फंक्शन उससे अपोजिट है। When a fluid is decelerated in a duct causing a rise in pressure along the stream, then the duct is called a diffuser. जब किसी एक डक्ट में ऑफ कोर्स उस डक्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज हो रहा होगा, तो वेरिएंट क्रॉस सेक्शनल एरिया के डक्ट में जब वेलोसिटी डिक्रीज हो और उसकी बदौलत प्रेशर इंक्रीज हो तो उसे हम डिफ्यूजर कहते हैं। दो अहम एप्लीकेशंस डिफ्यूजर्स की, एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स में इस्तेमाल होता है और दूसरा रैम जेट्स में डिफ्यूजर इस्तेमाल होता है। जब हम फ्लो थ्रू नोजल डिस्कस करते हैं तो हमारी सबसे अहम अजम्पशन ये होती है कि हम एज्यूम करते हैं कि नोजल में से फ्लो वन डायमेंशनल होगा। वन डायमेंशनल फ्लो क्या होता है? वन डायमेंशनल फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि फ्लूइड वेलोसिटी और तमाम फ्लूइड प्रॉपर्टीज सिर्फ फ्लो डायरेक्शन में तब्दील होती हैं। यानी अगर ये नोजल है, सपोज दिस इज ए नोजल, सो वी एज्यूम ऑल द प्रॉपर्टीज चेंज ओनली अलोंग द एक्स डायरेक्शन। There is no change of properties along the y or z directions. फ्लूइड की प्रॉपर्टीज सिर्फ नोजल की एक्सिस के अलोंग चेंज होंगी, नोजल के रेडियस के अलोंग कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। बल्कि हम ये एज्यूम करते हैं कि फ्लो प्रॉपर्टीज जो है वो नोजल किसी भी क्रॉस सेक्शनल के ऊपर हम एक एवरेज फ्लूइड प्रॉपर्टीज हम एज्यूम करते हैं। This means that the fluid velocity is assumed to remain constant at a mean value across the cross section of the duct. नोजल शेप, हमें नोजल की शेप किस तरह की डिजाइन करनी पड़ेगी ताकि उसके अलोंग फ्लूइड को हम एक्सेलरेट कर सकें, फ्लूइड की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली decrease हो and at the expense of decrease in pressure. So in this diagram a typical shape of a nozzle is shown. This is actually a supersonic nozzle. ये एक supersonic nozzle है
कोई भी सुपरसोनिक नोजल दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है या दो सेक्शंस पे मुश्तमिल होती है। सबसे पहले एक पोर्शन कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग यानी ऐसा पोर्शन जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है, और एक जगह पे मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, और उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होता है। इसकी वजह यह है कि फ्लूइड की वेलोसिटी जब सबसोनिक होती है तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए हमें कन्वर्जिंग सेक्शन रिक्वायर होता है, और जब उसकी वेलोसिटी सोनिक यानी स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल हो जाती है तो उसके बाद उसको मजीद एक्सेलरेट करने के लिए, सुपरसोनिक वेलोसिटी ले जाने के लिए हमें एक इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया की नोजल होती है, एक इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए होता है। दैट्स द रीजन सुपरसोनिक नोजल जो है वो हमेशा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग सेक्शन पे मुश्तमिल होती है, और उसे हम कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल कहते हैं, जबकि एक सबसोनिक नोजल सिर्फ ये पहले सेक्शन पे सिर्फ कन्वर्जिंग पोर्शन पे मुश्तमिल होगी, वो सिर्फ एक कन्वर्जिंग नोजल होगी। ठीक है, तो हमने एक्चुअली इस सेक्शन में नोजल शेप किस तरह की होती है, यानी नोजल का क्रॉस सेक्शनल एरिया किस तरह से तब्दील होगा अलोंग इट्स लेंथ, इसके फार्मूलाज डराइव करने हैं। सो डराइव करने के लिए हम एज्यूम करते हैं नोजल की जो इनलेट है, नोजल की इनलेट पे कंडीशंस हैं प्रेशर P1, एंथैल्पी H1, फ्लूइड वेलोसिटी C1, और इसी तरह नोजल के एग्जिट पे आप लिख सकते हैं कि प्रेशर P2 होगा, फ्लूइड की वेलोसिटी C2 हो जाएगी और एंथैल्पी H2 होगी। हम किस चीज में इंटरेस्टेड हैं? हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि नोजल के अलोंग किसी भी जगह पे वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी को हम C से, एक वेरिएबल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है नोजल के सेक्शन के अलोंग। इसी तरह प्रेशर P होगा और एंथैल्पी H होगी। हम कोई भी एक सेक्शन ले लेते हैं XX बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट एट एनी पॉइंट। सेक्शन XX पे प्रेशर P है, एंथैल्पी H और वेलोसिटी C है। अब हम इस सेक्शन 1-1 और सेक्शन XX के दरमियान फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? यानी एनर्जी बैलेंस अप्लाई करते हैं। इस केस में चूंकि ओपन सिस्टम है, स्टेडी फ्लो सिस्टम है, तो स्टेडी स्टेट स्टेडी फ्लो एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन अप्लाई होगी। उसकी कंप्लीट फॉर्म जो है स्टेडी स्टेट स्टेडी फ्लो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन की कंप्लीट फॉर्म ये है, Q डॉट माइनस W डॉट is equal to m dot into H2 minus H1 plus C2 square minus C1 square divided by 2 plus G into Z2 minus Z1। ये कंप्लीट फॉर्म है स्टेडी स्टेट स्टेडी फ्लो एनर्जी बैलेंस की, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में रिवीजन ऑफ थर्मो 1 में स्टडी की है। इसमें से नोजल के सिस्टम को हम एक एडियाबैटिक सिस्टम कंसीडर करते हैं, यानी हीट ट्रांसफर जो है वो नोजल में 0 होगा। इसी तरह नोजल के सिस्टम में ना कोई वर्क इनपुट होती है और ना ही कोई वर्क आउटपुट होती है, तो वर्क डन भी हम 0 एज्यूम करेंगे। Since the left hand side is 0, then m dot will also cancel out and we will be left with these terms H2 minus H1 plus C2 square minus C1 square by 2 plus G into Z2 minus Z1। नोजल में कोई एलिवेशन चेंज भी नहीं हो रहा होता है, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो 0। So we are only left with the enthalpy and the fluid velocity. So the first law of thermodynamics for the case of nozzle will be simplified in this form. H1 plus C1 square by 2 is equal to H plus
c square by 2. लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंथैल्पी और काइनेटिक एनर्जी है, स्पेसिफिक एंथैल्पी और काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एट द इनलेट. So the left hand side is actually representing sum of specific enthalpy and specific kinetic energy at the inlet of the nozzle, whereas the right hand side is representing sum of the enthalpy and the specific kinetic energy at this section x of the nozzle. So now if we rearrange this equation to determine the velocity c at this section xx, we obtain c square is equal to 2 into h1 minus h plus c1 square. Further, c will be equal to a square root of 2 into h1 minus h plus c1 square. So where h1 is the enthalpy at the inlet and h is the enthalpy at the section xx. So from this equation, it is obvious that the velocity at this section xx, velocity at any location along the nozzle, is equal to or is proportional to the drop in enthalpy, the change in enthalpy along the length of the nozzle. So typically, the velocity c1 is much smaller than the velocity at the exit of the nozzle or velocity at any location downstream of the nozzle. So we can also ignore c1 square if c1 is, if this is the case, if c1 is negligible, then if c1 is much smaller than c, then we can also knock out c1 square in this equation, and we would be left with the velocity at any location of the nozzle will be square root of 2 into drop in the enthalpy along the length of the nozzle. Okay, now let us consider a formula for the cross-sectional area of the nozzle. So, if the area at section A xx is A and the specific volume is small v, then the mass flow rate of the fluid is equal to velocity area divided by the specific volume. If you are not comfortable with this equation, you must remember this equation: m dot is equal to rho into area into velocity. This equation can be rearranged as area into velocity divided by specific volume, since the specific volume is reciprocal of density. Small v is 1 over rho, so we can write mass flow rate is equal to c into A over small v. Then we can write area per unit mass flow rate will be equal to specific volume divided by velocity. So this is a very important equation for problem solving. You must memorize it correctly. Area per unit mass flow rate through a nozzle at any location is equal to specific volume at that location divided by the velocity at that location. Now we can substitute the formula for velocity in this equation. So the formula for area per unit mass flow rate will be equal to specific volume divided by square root of 2 into h1 minus h plus c1 square. And in case if c1 is much smaller than c2, then c1 can be negligible here. So this formula for area per unit mass flow rate is applicable for any fluid. It is not specific to liquid, gas or vapor. It is applicable for vapor, liquid as well as gases, all fluids. Since we have not applied any gas law here yet, we have just applied the first law of thermodynamics. So, in order to find the way in which the area of the duct varies, at any section xx we need to evaluate specific volume and enthalpy. So, from previous equation,
the area per unit mass flow rate of the fluid through nozzle is equal to specific volume divided by the velocity of fluid. So if we want to determine how the area of the fluid varies along the length of the nozzle, then we need to determine the specific volume as well as velocity. We need to determine these two things. For evaluating specific volume and enthalpy, we must know the process undergone between section 1 and XX. So actually enthalpy, since we have substituted for the velocity this relation 2 into delta H, H1 minus H. So these two things, specific volume and enthalpy, are needed. इन दोनों चीज़ों को अगर हमने डिटरमिन करना है, मसलन एंथैल्पी ड्रॉप कितनी हो रही है, H1 माइनस H की वैल्यू डिटरमिन करनी है, तो हमें प्रोसेस नोन होना चाहिए कि नोजल में से कौन सा प्रोसेस हो रहा है, नोजल में से फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है वो कौन से प्रोसेस को फॉलो कर रहा है. इफ़ वी अज्यूम कि नोजल जो है वो आइडियल फ्रिक्शनलेस केस को फॉलो कर रही है, देन it is adiabatic as well as reversible, and we can consider the process to be an ideal isentropic process. So theoretically we will assume nozzle as an ideal frictionless case and we will consider the process to be isentropic process. Now since we assume the process to be isentropic, we can apply the formulas for isentropic process to determine both the specific volume as well as the enthalpy. Here is how cross-sectional area, velocity and specific volume vary along with the pressure through a nozzle. So we have this formula, mass flow rate is m dot is equal to velocity into area over specific volume. Let us consider how these vary between two sections, the inlet and another section, section 2 of the nozzle. Suppose the section 2 is the exit of the nozzle. At inlet pressure is P1, at exit pressure is P2. So x-axis is representing the length of the nozzle, but it is also representing the pressure of the nozzle, the pressure drop actually. Since the pressure is decreasing, pressure is higher at P1 at the inlet and the pressure is lower at P2. So the x-axis is also a pressure axis, but the pressure is decreasing. At P1 it is higher, at P2 it is lower. So when the pressure decreases along the length of the nozzle, the area initially decreases, minimizes at a certain point and then starts increasing again. The velocity of the fluid increases in the beginning. There is a point of inflection and then it continues to increase again. So actually the rate of increase of velocity is changing as well. There is also second derivative of velocity. That's why there is a point of inflection. There is no minima or maxima. The third thing, specific volume gradually increases in the beginning, but after this critical point, it starts to increase significantly. So this point at which the area is minimum, we call it the critical point. Before this point, the fluid velocity is subsonic. At this point, the fluid velocity is sonic. It is equal to the speed of sound. And after this point, the fluid velocity becomes supersonic. So the specific volume increases gradually in the subsonic region, whereas it increases speedily in the supersonic region. So this is how area of cross section, velocity and specific volume vary along the length of the nozzle. Again, this is a complete supersonic or complete converging diverging nozzle, since in the beginning area is decreasing and then later area is increasing. When velocity v increases rapidly, then c, then the area decreases, and when velocity increases more rapidly than c,
then the area increases. So this is the reason why the change in area is different in the sonic and the supersonic region. Since in the subsonic region, क्योंकि सबसोनिक रीजन में वेलोसिटी जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो वेलोसिटी की निस्बत कम तेजी से तब्दील होता है, इसलिए एरिया जो है वो डिक्रीज होता है या डिक्रीज होना चाहिए उसे इस नोजल को डिजाइन करने के लिए, जबकि स्पेसिफिक वॉल्यूम सुपरसोनिक रीजन में वेलोसिटी की निस्बत ज्यादा तेजी से इंक्रीज होता है, इसलिए वहां पे इस स्पेसिफिक वॉल्यूम के इंक्रीज को अकोमोडेट करने के लिए एरिया की इंक्रीज रिक्वायर्ड होती है, इसलिए सुपरसोनिक रीजन में एरिया इंक्रीज होता है नोजल में. ए नोजल इन विच एरिया वेरीज एज इन अबव फिगर इज कॉल्ड ए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल. Shape of typical convergent divergent nozzle. Obviously the shape is initially a convergent portion and then a divergent portion. You may also observe converging portion is smaller than the diverging portion. Diverging portion is typically 3 to 4 times larger than the converging portion. Okay. It has its specific reason which we will discuss later. लेकिन ये आपने याद रखना है जब भी आप नोजल की ये खास शेप ड्रॉ करें, कन्वर्जेंट पोर्शन जो है उसकी लेंथ कम होती है और डाइवर्जेंट पोर्शन की लेंथ ज्यादा होती है. नोजल के दरमियान में जो सबसे कम क्रॉस सेक्शन का जो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो सेक्शन होता है उसे हम थ्रोट कहते हैं. द सेक्शन ऑफ मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड थ्रोट. और थ्रोट के ऊपर जो फ्लूइड वेलोसिटी होती है वो सोनिक वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल होती है. द वेलोसिटी एट थ्रोट ऑफ नोजल ऑपरेटिंग एट डिजाइन प्रेशर रेशियो इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड. फ्लो अप टू द थ्रोट इज सबसोनिक एंड फ्लो आफ्टर द थ्रोट इज सुपरसोनिक. द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज कांस्टेंट ओवर अ वाइड प्रेशर रेंज. देयरफॉर नोजल्स फॉर लिक्विड आर ऑलवेज कन्वर्जेंट. अगर हमारे पास जो फ्लूइड नोजल में से जो फ्लो कर रहा है वो लिक्विड हो, चूंकि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं यानी उनकी डेंसिटी या स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, इसलिए जो लिक्विड के लिए नोजल इस्तेमाल होगी वो सिर्फ कन्वर्जिंग होगी, उसमें डाइवर्जिंग सेक्शन नहीं होगा चूंकि उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज ही नहीं होता. तो चाहे आपको सोनिक वेलोसिटी चाहिए हो, सुपरसोनिक जिस भी वेलोसिटी का जेट चाहिए हो, सिर्फ जो है उसके लिए एक कन्वर्जेंट पोर्शन ऑफ नोजल इस्तेमाल होगा, सिर्फ कन्वर्जेंट नोजल होगी. जबकि गैसेस या वेपर्स को सुपरसोनिक एक्सेलरेट करने के लिए आपको कंप्लीट एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल चाहिए होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिटिकल प्रेशर रेशो. Critical pressure ratio is the ratio of pressure at the section where sonic velocity is attained to the inlet pressure of a nozzle. Critical pressure ratio नोजल के उस प्रेशर की रेशो होती है जो थ्रोट के ऊपर अचीव होता है, यानी जिस जगह पे वेलोसिटी ऑफ साउंड के इक्वल हो थ्रोट के ऊपर जो प्रेशर होता है उसको अगर हम इनलेट प्रेशर से डिवाइड करें तो वी कॉल इट क्रिटिकल प्रेशर रेशियो. सो प्रेशर एट द थ्रोट ऑफ द नोजल वी कॉल इट if it is according to the design conditions and if the velocity at the throat is really sonic velocity. In that case, the pressure at the throat of the nozzle will be PC. It will be called critical pressure, and the ratio of this pressure to the pressure at the inlet PC over P1. This will be called critical pressure ratio. So consider a convergent divergent nozzle again. The conditions at the inlet of the nozzle are P1, H1 and C1, and conditions at any section XX of the nozzle is PHC. Remember ये जो section XX हमने draw किया है ये nozzle की length के around किसी भी जगह पे हो सकता है. ये थ्रोट के ऊपर भी हो सकता है, थ्रोट से पहले भी हो सकता है और थ्रोट के बाद भी हो सकता है.
तो इसी तरह सेक्शन XX के लिए जो फार्मूला हमने पहले लिखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या एनर्जी बैलेंस से, वो पूरी नोजल के अराउंड किसी भी जगह के ऊपर अप्लाई हो सकता है। सो एरिया पर यूनिट मास फ्लो रेट A ओवर m डॉट इज इक्वल टू V ओवर C, ये फार्मूला पूरी नोजल के लिए एप्लीकेबल है। C इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू H1 माइनस H प्लस C1 स्क्वायर कंप्लीट नोजल के लिए एप्लीकेबल है। टिपिकली नोजल में वेपर्स या गैसेस के केस में इनलेट वेलोसिटी जो है वो एग्जिट या किसी भी लोकेशन के ऊपर वेलोसिटी से बहुत कम होगी, सो हम C1 को निग्लेक्ट कर सकते हैं। इन दैट केस वी कैन सिंप्लीफाई द फार्मूला फॉर द वेलोसिटी एट एनी सेक्शन ऑफ द नोजल। C is equal to 2 into H1 minus H whole square root. If we substitute this formula, then A over m dot is equal to V over C is equal to specific volume divided by square root of 2 into H1 minus H. So this is the formula when C1 is negligible, and this formula is applicable for any fluid, whether it is liquid, vapor or gas, all three fluids, this formula is applicable. Now we will consider gas only, and we will substitute the gas laws to reach at a simplified formula which is applicable for gases only. So for gases we can write enthalpy H is equal to Cp into T. So area per unit mass flow rate will be equal to specific volume divided by velocity will be equal to specific volume divided by square root of 2 into Cp into T1 minus T. Since H1 is CpT1 and H2 H is CpT, so we obtain this equation. We can take out T1 common from here, and we will have this equal to specific volume divided by square root of 2 into Cp into T1 common into 1 minus T over T1. Now for a perfect gas we can also write a formula for specific volume. Specific volume is equal to RT over pressure. If we substitute this as well, we obtain area per unit mass flow rate is equal to RT over P divided by square root of 2 into Cp T1, these are common, into 1 minus T over T1. यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये जो T over T1 है ये टेम्परेचर रेशो है, मीन्स द रेशो ऑफ टेम्परेचर एट एनी लोकेशन ऑफ द नोजल जहां पे हम एरिया डिटरमिन करना चाह रहे हैं. सो टेम्परेचर एट दैट लोकेशन ऑफ नोजल एट विच एरिया इज टू बी डिटरमिन्ड डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर T1. So we have converted this equation in such a form in which we have this in form of a temperature ratio. Now we will consider the specific process, the isentropic process for the perfect gas. For an isentropic process for a perfect gas, we can write the ratio of temperature T over T1 is equal to P over P1 raised to power gamma minus 1 over gamma. So if we assume that the pressure ratio P over P1, if we assume P over P1 is equal to X, then the temperature ratio T over T1 will be equal to X raised to power gamma minus 1 over gamma. So where pressure P will be equal to X into P1 and temperature T will be equal to T1 into X raised to power gamma minus 1 over gamma. तो अभी ये दोनों फार्मूलाज P is equal to X into P1 और T is equal to T1 into X raised to power gamma minus 1 over gamma, और तीसरा फार्मूला जो है T over T1 is equal to X raised to power gamma minus 1 over gamma. ये तीन फार्मूलाज हम जो प्रीवियस स्लाइड में इक्वेशन थी एरिया पर यूनिट मास फ्लो रेट की उसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं.
So area per unit mass flow rate A over m dot will be equal to R T1 into x raised to power gamma minus 1 over gamma. So divided by P1x, अगर हम याद दहानी के लिए वो इक्वेशन भी लिख लें जो प्रीवियस स्लाइड पे थी, एरिया पर यूनिट मास फ्लो रेट इज इक्वल टू R T over P divided by square root of 2 into Cp T1 into 1 minus T over T1, right? ये इक्वेशन थी, स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंटायर टर्म. तो पैरेंथेसिस के ऊपर R एज इट इज, टेम्परेचर T को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया T1 इंटू एक्स रेज टू पावर गैमा माइनस 1 ओवर गैमा, T1 इंटू एक्स रेज टू पावर गैमा माइनस 1 ओवर गैमा. P can go below the parenthesis. When P goes below the parenthesis, it will be outside of the square root, and outside of the square root we can write P is equal to x P1. So इसलिए यहाँ पे P1 इंटू एक्स बटे के नीचे आ गया है. और फिर स्क्वायर रूट के अंदर जो है इसी तरह वो सारी टर्म्स होंगी. अंडर द स्क्वायर रूट 2Cp T1 as it is, और 1 minus the ratio T over T1 becomes x raised to power gamma minus 1 over gamma. ओके, इसके बाद कुछ रीअरेंजमेंट है, इसमें से कुछ टर्म्स हैं जो कांस्टेंट है. इनलेट के ऊपर जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब कांस्टेंट है. मसलन R इज कांस्टेंट, टेम्परेचर T1 इज कांस्टेंट, प्रेशर P1 इज कांस्टेंट, और स्क्वायर रूट के अंदर 2Cp और T1 ये सारी चीजें, यानी this constant is actually R T1 over P1 and square root of 2Cp T1. ये सारी टर्म्स जो कांस्टेंट हैं इन सब को हमने एज अ कांस्टेंट राइट कर लिया. सो एरिया पर यूनिट मास फ्लो रेट बिकम्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय दिस फंक्शन. So ये जो फंक्शन है इसमें सिर्फ x is remaining, x is the pressure ratio. So this means area per unit mass flow rate at any section is a function of pressure ratio only, since all other terms are constant. इसे ही थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये इस फॉर्म में एक सिंप्लीफाइड फार्मूला आ जाता है. एरिया पर यूनिट मास फ्लो रेट इज इक्वल टू ए कांस्टेंट डिवाइडेड बाय square root of x raised to power 2 over gamma minus x raised to power gamma plus 1 over gamma. So this is the simplified formula to determine the area per unit mass flow rate at any section of the nozzle when gas is a working fluid and when the process is an isentropic process. So remember, यहाँ तक इस फार्मूला को ड्राइव करने के लिए ना सिर्फ फर्स्ट लॉ अप्लाई हुआ है बल्कि गैस लॉज और आइसेंट्रोपिक फार्मूलाज भी अप्लाई हुए हैं. सो दिस मीन्स दिस फार्मूला इज वैलिड व्हेन गैस इज द वर्किंग फ्लूइड फॉर फ्लो थ्रू अ नोजल एंड व्हेन द प्रोसेस इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. इस एरिया पर यूनिट मास फ्लो रेट को इस्तेमाल करते हुए हम सपोज m डॉट जो है वो 1 किलोग्राम पर सेकेंड है. सो दिस विल बी जस्ट द फार्मूला फॉर एरिया, and putting in the different values of pressure along the nozzle, we can draw that curve which was in the previous slides. Previous slide में जो area की एक curve थी, area इस तरह से pressure is decreasing along the x-axis and the area of the nozzle decreases initially and then it starts to increase. So ये curve इस फार्मूला को इस्तेमाल करके हम draw कर सकते हैं if we want to draw that curve. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. हमने नोजल के किसी भी सेक्शन पे एरिया पर यूनिट मास फ्लो रेट का फार्मूला डिटरमिन कर लिया है. नेक्स्ट टास्क इज टू डिटरमिन द एरिया ऑफ नोजल एट द थ्रोट. व्हाट विल बी द एरिया, व्हाट विल बी द कंडीशंस, एक्चुअली नॉट एरिया, नॉट टू डिटरमिन द एरिया,
But to determine the conditions at the throat, what will be the pressure and temperature at the throat of the nozzle, or what will be the pressure ratio and temperature ratio at the throat of the nozzle? This is the next task. So to find the value of pressure ratio for which the area is minimum, then we differentiate the previous formula. Area का जो previous formula है, we will differentiate that with respect to x and substitute is equal to 0. So remember, any function is minimum when its derivative is equal to 0. This is the first derivative law from your course of calculus. So first derivative of area per unit mass flow rate is equal to 0. So constant term, we can take it out of the derivative. This function will be differentiated. Then there is the differentiation. I will not specifically mention how this differentiation is done, but you already know this from your course of calculus, how differentiation of a quotient is done. So after the differentiation, since the right hand side of the equation is 0, we can take some terms below the parenthesis to the right hand side. Then we can use our knowledge of linear algebra to simplify, and our ultimate goal is to determine the value of x in terms of the gamma. We can take all terms carrying x on the left hand side, and we can take all other terms, leave all other terms on the right hand side. And after simplification, we will obtain the x is equal to 2 over gamma plus 1 raised to power gamma over gamma minus 1. Since the x now is at the throat, चूंकि हमने minimum function dA over dx 0 के equal put कर दिया है, so this x is not any x of the nozzle. This x is not any pressure ratio of the nozzle. Rather, this is the specific value of x at the throat. We call it the critical pressure ratio. So we have this formula for critical pressure ratio. PC over P1 is equal to 2 over gamma plus 1 raised to power gamma over gamma minus 1. And this is applicable for gases only. For any gas. For air, the value of gamma is 1.4. So we can substitute the value 1.4. Then for air, PC over P1 will be equal to 0.5283. And this is for एयर. अगर एयर वर्किंग फ्लूइड होगा तो ही प्रेशर रेशियो 0.5283 के इक्वल होगी. अगर एयर वर्किंग फ्लूइड नहीं है, in that case we need to substitute that specific gamma of that case of that gas to determine the pressure ratio, the critical pressure ratio. So for example, for carbon dioxide, gamma is equal to 1.3. Then PC over P1 will be 2 over 1.3 plus 1 raised to power 1.3 over 0.3. So this will be equal to 0.5457. So if for carbon dioxide at 10 bar the conversion nozzle requires back pressure of 5.457 bar for sonic flow at exit. So इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? ये जो हमने क्रिटिकल प्रेशर रेशियो डिटरमाइन किया, फर्स्ट करें एक नोजल सिर्फ कन्वर्जन नोजल है. लेट्स सपोज इट इज ओनली ए कन्वर्जन नोजल, और सपोज प्रेशर एट द इनलेट इज 10 बार. फर्स्ट किया एग्जिट के ऊपर प्रेशर भी 10 बार है, तो क्या कोई फ्लो होगा नोजल में से? कोई फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इनलेट और एग्जिट पे प्रेशर बराबर है. फ्लो तभी होगा जब एग्जिट पे प्रेशर जो है वो लेस देन 10 बार होगा, राइट? तो फर्स्ट किया हम प्रेशर 9 बार कर देते हैं, तो 9 बार अगर हम प्रेशर करेंगे तो क्या एग्जिट के ऊपर या थ्रोट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो सोनिक वेलोसिटी हो जाएगी? जरूरी नहीं है कि वो सोनिक वेलोसिटी के इक्वल हो, बल्कि अगर हम चाहते हैं कि एग्जिट के ऊपर जो वेलोसिटी, थ्रोट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो सोनिक वेलोसिटी हो जाए, तो प्रेशर रेशियो 0.5457 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होना चाहिए. यानी एग्जिट के ऊपर जो प्रेशर है दैट मस्ट बी इक्वल टू 5.457
bar. Now we can substitute that for critical temperature ratio. So critical temperature ratio Tc over T1, we can write a formula for this is equal to Pc over P1 raised to power gamma minus 1 over gamma. So ये फार्मूला जो है जो हमने पहले सिंपल टेम्परेचर रेशियो का फार्मूला एडियाबैटिक लॉ से लिखा था T over T1 इज इक्वल टू P over P1 रेज टू पावर गैमा माइनस 1 ओवर गैमा, ये वही फार्मूला है, ठीक है, राइट। तो Tc over T1 विल बिकम इक्वल टू Pc over P1 रेज टू पावर गैमा माइनस 1 ओवर गैमा। इसमें जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो है उसका फार्मूला हमारे पास क्या था, इसका फार्मूला हमारे पास था 2 ओवर गैमा प्लस 1 रेज टू पावर गैमा ओवर गैमा माइनस 1, और अब उसकी फर्दर पावर जो है वो है गैमा माइनस 1 ओवर गैमा। ये जो दोनों पावर्स हैं ये एक दूसरे का उलट हैं, ये आपने इसको कॉशियसली ऑब्जर्व करना है कि ये दोनों पावर्स एक दूसरे का उलट हैं। जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के फार्मूला में पावर है दैट इज गैमा ओवर गैमा माइनस 1, और जो आइसेंट्रोपिक या एडियाबैटिक फार्मूला में पावर है दैट इज गैमा माइनस 1 ओवर गैमा। तो ये दोनों पावर्स कैंसल आउट हो जाएंगी एंड वी विल हैव दिस सिंपल फार्मूला फॉर द क्रिटिकल टेम्परेचर रेशियो Tc ओवर T1 इज इक्वल टू 2 ओवर गैमा प्लस 1। ये फार्मूला भी आपने याद कर लेना है। तो मसलन एयर के लिए अगर हमने क्रिटिकल टेम्परेचर रेशियो डिटरमिन करना हो फॉर एयर, Tc over T1 for air will be equal to 2 over 1.4 plus 1, तो 2 over 2.4। फर्दर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि पॉइंट्स में क्या बनेगा। This completes the first portion of my second lecture. Thank you. If you have any questions, feel free to reach out and ask your questions.